हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी गाइडेंस प्लेटफॉर्म। आज हम क्वेश्चन देखते हैं यूपी एपीयू के मेंस में जो 16 माइनर लॉज आ रहे हैं। अब धीरे धीरे करके हर एक्ट से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं बस मैं आपको यही बताऊंगी और बहुत ही शॉर्ट वीडियो होगा, 5-6 मिनट का ही वीडियो होगा। इसमें आपका ज़्यादा टाइम मैं वेस्ट नहीं करूंगी। तो जो ये उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट 2021 का, मेरे हिसाब से इसमें 3 क्वेश्चन जरूर बनेंगे। पहला तो अनलॉफुल कन्वर्जन कैसे होता है, कौन से फॉर्म में होता है, एफआईआर कौन लॉन्च कर सकता है, क्या पनिशमेंट होगा अगर आप सेक्शन 3 का वायलेशन करते हैं, फॉल्स मैरिज और सोल पर्पस के लिए अगर आप मैरिज कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं सिर्फ मैरिज के लिए, और प्रोसीजर क्या होगा कन्वर्जन का सेक्शन 8। तो सेक्शन 3 आपका सेक्शन 3, 6 और 8 मेरे हिसाब से आ सकता है। तो पहले तो आपको मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको एल्योरमेंट की डेफिनेशन बताई थी। तो अगर आप कोई भी क्वेश्चन आता है कन्वर्जन से रिलेटेड तो आप एल्योरमेंट की डेफिनेशन जरूर मेंशन करिए। इसमें आपका क्या होगा कि प्लस पॉइंट आपको जरूर मिलेगा। अब आइए अगर हम देखते हैं सेक्शन 3 के बारे में। तो अगर सेक्शन 3 बोलता है कि क्या क्या प्रोहिबिट किया जा सकता है कन्वर्जन के लिए, तो देखो कोई भी पर्सन किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकता या अटेम्प्ट नहीं कर सकता कन्वर्ट करने के लिए, ना ही डायरेक्टली या अदरवाइज किसी भी पर्सन को एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन से, मतलब कोई भी यूज नहीं होना चाहिए प्रैक्टिस ऑफ फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, कोर्जन, एल्यूरमेंट या किसी भी फ्रॉडलेंट मींस का कोई भी आप यूज नहीं कर सकते हैं। ना ही आप अबेट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे और कंस्पायर करेंगे सच कन्वर्जन को। अगर आप कन्वर्जन कर रहे हैं फॉर द सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज या फिर रिलेशनशिप को इन द नेचर ऑफ मैरिज, तो वो भी आपका इस सबसेक्शन में इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन अगर कोई पर्सन वापस से रिकन्वर्ट होता है अपने ओरिजिनल रिलीजन में, या वो रिलीजन जिसमें वो वॉलेंटरली या फ्रीली उसको प्रैक्टिस या प्रोफेस कर रहा था, तो वो रिकन्वर्जन पे ये एक्ट अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, अंडर दिस एक्ट इट विल नॉट कम। अब इसमें सेक्शन 4 क्या कह रहा है कि जो पर्सन है कॉम्पिटेंट टू लॉन्च एफआईआर, तो जो इन्फॉर्मेशन होगा रिलेटिंग टू द कंट्रीवेंशन ऑफ द एक्ट वो दिया जाएगा बाई एनी पर्सन। एनी पर्सन मतलब आपका विक्टिम भी हो सकता है, इन्फॉर्मेंट भी हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है। और कैसे दिया जाएगा, जैसे आपके चैप्टर 13 है बीएनएसएस का। अब चैप्टर 13 आपका क्या है, जो आप एफआईआर वगैरह लॉन्च करते हैं ना, इन्फॉर्मेशन एज टू कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, तो वही आपका है चैप्टर 13। अब पनिशमेंट क्या होगी कॉन्ट्रीवेंशन की, अगर कोई भी पर्सन सेक्शन 3 को कॉन्ट्रीवीन करता है विदाउट प्रिजुडाइज ऑफ एनी सिविल लाइबिलिटी, तो उसकी पनिशमेंट आपकी देखिए क्या होगा। देखिए सेक्शन 5 जो है ना आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपका मान लीजिए सेक्शन 3 आता है कि प्रोहिबिशन ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर रिलीजन, तो आपको सेक्शन 3 के साथ साथ सेक्शन 5 का मेंशन जरूर से होना चाहिए, क्योंकि आपको आंसर थोड़ा लेंथी बनाना पड़ेगा और टू द पॉइंट लिखना पड़ेगा। अगर आप ये लिखते हैं तो इससे क्या होगा, आपको एक प्लस पॉइंट जरूर मिलेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए अब इसमें देखिए कैसे कैसे करना है, जरूरी नहीं है कि आप क्लॉज बाई क्लॉज लिखे कि सेक्शन 5 का क्लॉज 1 ये कहता है, 2 ये कहता है, नहीं। आपको सिंपल किस तरीके से आपको करना है, कोई भी पर्सन अगर सेक्शन 3 को कॉन्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है, कोई भी सिविल लाइबिलिटी आपकी है विदाउट प्रिजुडाइज टू द सिविल लाइबिलिटी, उसकी पनिशमेंट क्या होगी, 3 ईयर से 10 ईयर प्लस 50,000 फाइन। मतलब कि नॉट लेस देन 3 ईयर, एक्सटेंड टू 10 ईयर एंड ऑल्सो लाइबल फॉर फाइन। और फाइन कितना होगा, नॉट लेस देन 50,000। अगर कोई मान लो आप कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ माइनर, डिसेबल्ड या मेंटली चैलेंज्ड पर्सन है, या कोई वुमेन है, कोई पर्सन एससी एसटी को बिलोंग करता है, तो उस केस में आपकी पनिशमेंट बढ़ जाती है। अब मान लीजिए ये थोड़े सीरियस ऑफेंसेस हैं, तो सीरियस ऑफेंसेस में आपकी पनिशमेंट भी सीरियस काइंड ऑफ होंगे, लाइक 5 ईयर, नॉट लेस देन 5 ईयर, एक्सटेंड टू 14 ईयर्स, और उसमें फाइन कितना होगा, 1 लाख फाइन। अगर आप मास कन्वर्जन ऑफ रिलीजन करते हैं, अब मास कन्वर्जन खुद में ही एक बहुत बड़ा ऑफेंस माना गया है, मास कन्वर्जन ऑफ रिलीजन करते हैं, तो उसमें पनिशमेंट आपकी बहुत होगी, 7 ईयर से 14 ईयर प्लस 1 लाख। ठीक है, तो ये आपका क्लॉज 1 था। आपको सिर्फ बुलेट्स पॉइंट्स में लिखना है, जैसे कि आपको ऐसे ऐसे पॉइंट्स बनाने हैं। ठीक है, जैसे सेक्शन 5 लिख दिया और आपको सिर्फ ऐसे ऐसे पॉइंट्स बनाने हैं, कोई क्लॉज वाइज नंबर वाइज नहीं लिखना है, क्लॉज वाइज नहीं याद करना है। आपका आंसर प्रिसाइज क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि और कुछ उसमें करने की कुछ आपको जरूरत नहीं है। अब क्लॉज 2 क्या बोल रहा है कि कोई भी पर्सन अगर मनी रिसीव करता है किसी फॉरेन या फिर इलीगल इंस्टीट्यूशन से या अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन से, तो उस केस में भी आपकी पनिशमेंट क्या हो जाएगी, 7 ईयर, 14 ईयर, 10 लाख। ठीक है, नॉट लेस देन 7 ईयर, 14 ईयर्स तक एक्सटेंड कर सकती है और फाइन होगा 10 लाख। अगर कोई भी पर्सन विद इंटेंट टू कन्वर्ट किसी भी पर्सन के लाइफ को, प्रॉपर्टी को फेयर में डाल रहा है, या असॉल्ट कर रहा है, या फोर्स यूज कर रहा है, मैरी करता है या प्रॉमिस टू मैरी करता है, इंड्यूस कंस्पायर करता है, ट्रैफिक करता है किसी भी माइनर वुमेन को, या किसी भी पर्सन को इंटाइज करता है, अदरवाइज सेल करता है, अबेट करता है, अटेम्प्ट और कॉन्स्पायर, तो उस केस में अब ये देखो ये सारे जो ऑफेंसेस आपके ये इतने हीनस ऑफेंसेस हैं, तो उसमें पनिशमेंट भी आपकी बहुत हार्श होगी। तो वो क्या होगी, 20 ईयर लाइफ इंप्रिजमेंट पर प्लस फाइन। लाइफ इंप्रिजमेंट भी आपका क्या है, थ्रू द पर्सन के नेचुरल लाइफ तक। ठीक, और जो भी यहाँ पे फाइन प्रोवाइड किया जाएगा ये विक्टिम को दिया जाएगा फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस एंड रिहैबिलिटेशन। और प्रोवाइजो क्या कहता है कि कोई भी फाइन जो इंपोज किया जाएगा वो पे किया जाएगा विक्टिम को। ठीक, अब क्लॉज 4 क्या कहता है, जो कोर्ट है वो अप्रूव करेगी, अप्रोप्रिएट करेगी कॉम्पेंसेशन पेबल बाय द एक्यूज्ड टू द विक्टिम इन एडिशन टू कॉम्पेंसेशन। मतलब क्या है कि ये कॉम्पेंसेशन के साथ अगर कोर्ट को लगता है, ठीक है, कि एप्रोप्रिएट कॉम्पेंसेशन देना चाहिए एक्यूज्ड को, विक्टिम को, तो उसमें जो फाइन है वो एक्सटेंड कर सकता है 5 लाख इन एडिशन टू द फाइन। मतलब कि यहाँ पे जो फाइन ऐड किया जा रहा है, यहाँ पे जो फाइन आपको इंपोज किया जा रहा है, उसी के एडिशन में आप 5 लाख रुपए और ऐड करके फाइन दिलवा सकते हो। अब इसका क्लॉज 5 क्या कहता है कि कोई भी पर्सन जो प्रीवियसली कन्विक्टेड है या अगेन कन्विक्शन है, तो अब आपका मान लो कि एक बार कन्विक्ट हुआ था फिर दोबारा से रिकन्विक्ट हो गया है, तो उस केस में आपका टॉइज द पनिशमेंट प्रोवाइडेड इन दैट बिहाफ अंडर दिस एक्ट नॉट एक्सीडिंग। ठीक है, तो जो डबल पनिशमेंट आपको प्रोवाइड की जाएगी इस एक्ट में जो ऑलरेडी दिया गया है। ठीक, तो ये आपका एक क्वेश्चन ये बन जाता है सेक्शन 3 के ऊपर, उसमें आपको सेक्शन 5 लिखना ही लिखना है।
अब एक क्वेश्चन आपका बनता है सेक्शन 6 पे। सेक्शन 6 पे ये कह रहा है कि कोई भी मैरिज अगर किया जाता है फॉर सोल पर्पस ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन या फिर वाइस वर्सा बाय मैन ऑफ वन रिलीजन विद द वुमेन ऑफ अनदर रिलीजन, या तो कन्वर्ट कर रहे हैं खुद को या उसको बिफोर आफ्टर मैरिज, या फिर कन्वर्ट कर रहे हैं वुमेन को बिफोर आफ्टर मैरिज, तो ये वॉइड माना जाएगा बाय द फैमिली कोड। अगर फैमिली कोड स्टैब्लिश नहीं की गई है तो जिस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होगा टू ट्राई द केस, उस कोई पार्टी अगर केस फाइल करती है तो उस कोर्ट का जिस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होगा वही कोर्ट क्या कर देगी, इस मैरिज को डिक्लेयर कर देगी एज अ वॉइड। ठीक है, प्रोवाइजो क्या कह रहा है कि ऑल प्रोविजन ऑफ सेक्शन 8, 9 शैल अप्लाई फॉर सच मैरिजेस टू बी सोलमनाइज्ड। ठीक है, जो भी सेक्शन 8 और 9 है वो अप्लाई करेगा इसमें। ठीक, अब ऑफेंसेस क्या है, नॉन बेलेबल कॉग्निजेबल होते हैं। ठीक है, अगर आप बेल दे रहे हैं तो आप पीपी को सुनेंगे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। पब्लिक प्रोसिक्यूटर अगर अपोज करता है बेल एप्लीकेशन को, फिर भी कोर्ट ऑफ सेशन को लगता है कि गिल्टी नहीं है, तो वो बेल जो है एक बार ग्रांट कर देगा। तो एक क्वेश्चन आपका ये बनता है। ये जो क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन किसी के साथ आ सकता है। मान लीजिए अगर लिखा है कि अगर किसी पर्सन को प्रोहिबिट किया जा रहा है, फोर्सफुली कन्वर्ट किया जा रहा है, और उसी में ही एड ऑन कर दे कि फोर्सफुल कन्वर्जन है फॉर द मैरिज, फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज, तो आपका पहले तो आप सेक्शन 3 लिखेंगे ही लिखेंगे, फिर उसके बाद आप सेक्शन 6 पे आएंगे, क्योंकि मैरिज का स्पेशली सेक्शन 6 में दिया गया है, क्योंकि मैरिज यहाँ पे वॉइड डिक्लेयर की जा रही है। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 8। सेक्शन 8 आपका खुद में बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये कहता है कि डिक्लेरेशन बिफोर कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एंड प्रीपोर्ट अबाउट कन्वर्जन। कोई भी पर्सन अगर डिजायर करता है टू कन्वर्ट इन हिज और हर रिलीजन, तो वो क्या करेगा ना, डिक्लेयर करेगा। ठीक है, प्रिस्क्राइब फॉर्म। यहाँ पे क्या है कि अब उत्तर प्रदेश का स्पेशली इस स्टेट ने स्पेशली बताया है कि अगर कोई पर्सन किसी भी रिलीजन में कन्वर्ट होता है तो कन्वर्जन के पहले वो एक डिक्लेरेशन देगा। ठीक है, तो यही सेक्शन 8 पूरा बात करता है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका ये सेक्शन 8। कह रहा है कि कोई भी पर्सन अगर डिजायर करता है टू कन्वर्ट हिज और हर रिलीजन शैल गिव अ डिक्लेरेशन इन द फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड एटलीस्ट 60 डेज इन एडवांस टू द डीएम और एडिशनल डीएम। ठीक है, कि इसलिए देगा 60 दिन के अंदर अंदर, इसलिए देना पड़ता है ताकि वो डिक्लेयर करे कि वो अपनी मर्जी से, फ्री कंसेंट से, बिना किसी फोर्स, कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस और इल्योरमेंट के वो कन्वर्ट होना चाह रहा है। तो जो रिलीजियस कन्वर्टर होता है वो क्या करता है कि वो एडवांस में ही, 1 महीने के एडवांस में ही नोटिस देता है टू द डीएम, कोई भी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल डीएम, कि सेरेमनी प्रपोज किया जा रहा है टू बी परफॉर्म्ड। ठीक है, डीएम जो है आफ्टर रिसीविंग इन्फॉर्मेशन इन दोनों क्लॉज में इंक्वायरी कर जब कंडक्ट करवाएगा थ्रू पुलिस विद रिगार्ड टू रियल इंटेंशन जानने के लिए। ठीक है, इंक्वायरी करवाएगा डीएम। जो अगर कॉन्ट्रवेंशन होता है 1 और 2 की क्लॉज का तो वो इलीगल और वॉइड माना जाएगा, और अगर कॉन्ट्रवेंशन होता है सबसेक्शन 1 का तो उसमें पनिशमेंट है आपकी 6 मंथ, नॉट लेस देन 6 मंथ, एक्सटेंड टू 3 ईयर, लाइबल कितना है, फाइन 10,000। और अगर आप सबसेक्शन 2 को कॉन्ट्रवीन करते हैं तो उसमें बढ़ जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे रिलीजियस कन्वर्टर कर रहे हैं। रिलीजियस कन्वर्टर जो कन्वर्ट करवाता है किसी पर्सन को एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में, तो उस केस में आपका क्या होगा, 1 ईयर से 5 ईयर प्लस 25,000। ठीक है, अब आ जाओ सेक्शन 9। अगर सेक्शन 8 आपका डिक्लेरेशन का आता है तो सेक्शन 9 भी आपको लिखना पड़ेगा कि पोस्ट कन्वर्जन के बाद क्या होगा। मान लो कन्वर्ट हो गया, उसके बाद क्या होगा, तो जो कन्वर्टेड पर्सन है, मान लीजिए कि मैं हिंदू हूँ और मैं कन्वर्ट हो गई क्रिश्चियन में। ठीक है, तो मैं अब कन्वर्टेड पर्सन हो गई, तो जो कन्वर्टेड पर्सन है वो क्या करेगा, डिक्लेरेशन भेजेगा शेड्यूल 3 में जो फॉर्म दिया गया है विदिन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कन्वर्जन डीएम को, जो उस डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे मैं रिसाइड कर रही हूँ। डीएम क्या करेंगे, एग्जिबिट करेंगे कॉपी नोटिस बोर्ड पे। ठीक है, टिल द डेट ऑफ कन्फर्मेशन। जो डिक्लेरेशन होगा वो कंटेन करेंगे कई सारी डिटेल्स की, पर्टिकुलर्स ऑफ द कन्वर्ट की क्यों कन्वर्ट हो रहे हो, डेट ऑफ बर्थ क्या है, परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट प्लेस ऑफ रेसिडेंस क्या है, फादर हस्बैंड के नेम, रिलीजन जिस रिलीजन से आप कन्वर्ट होना चाहते हैं कौन से रिलीजन में करंटली है, डेट प्लेस क्या है आपकी रिलीजन की, नेचर ऑफ प्रोसेस क्या है, क्या क्या आपने नेचर ऑफ प्रोसेस था कि जब कन्वर्जन हुआ। ठीक है, जो कन्वर्टेड इंडिविजुअल है वो अपीयर भी होगा डीएम के थ्रू, डीएम के सामने विद इन 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सेंडिंग फाइलिंग द डिक्लेरेशन टू एस्टैब्लिश हिज और हर आइडेंटिटी एंड कंफर्म द कंटेंट्स ऑफ द डिक्लेरेशन। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है कि जो कन्वर्टेड इंडिविजुअल है वो डीएम के सामने भी विद इन 21 डेज में एस्टैब्लिश होगा। डीएम रिकॉर्ड करेगा, फैक्टम ऑफ डिक्लेरेशन कंफर्म करेगा, अगर कोई भी ऑब्जेक्शंस होगा तो सिंपल रिकॉर्ड किया जाएगा। सर्टिफाइड कॉपीज जो होंगी एक्सट्रैक्ट्स की वो फर्निश की जाएंगी पार्टीज को, अगर कॉन्ट्रवेंशन होगा तो इलीगल और वॉइड है वो। अब सेक्शन 10 क्या बोलता है कि पनिशमेंट फॉर वायलेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ एक्ट बाय इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन। मान लो कि कोई इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन है वो कन्वर्ट करवाती है, तो अगर वो इस एक्ट के प्रोविजंस को वायलेट करेंगे तो वो सब्जेक्ट टू पनिशमेंट होगा, प्रोवाइडेड जो सेक्शन 5 में है, और रजिस्ट्रेशन जो होगा उस इंस्टीट्यूशन को वो कैंसिल कर दिया जाएगा अपॉन द रेफरेंस मेड बाय द डीएम। स्टेट गवर्नमेंट जो है कोई भी फाइनेंशियल एड फिर प्रोवाइड नहीं करेगा उस इंस्टीट्यूशन को जिसने इस एक्ट के प्रोविजंस को वायलेट किया है। अब देखो एक केस बहुत फेमस केस है, शफीन जहान वर्सेस के अशोकन, ये लव जिहाद वाला केस है ना, हादिया केस। इस केस में राइट टू मैरी ऑफिस चॉइस की मतलब कन्वर्ट किया गया था मैरिज के लिए, तो इसमें क्या है कि यहाँ पे क्या बोल दिया था कि वो कन्वर्जन जो है लॉफुल नहीं होगा, क्योंकि राइट टू मैरी क्या है आपका चॉइस है, फंडामेंटल राइट है आपका ना। ठीक है, अब देखो इसमें एक सेक्शन और है, पार्टीज टू ऑफेंस। अगर कोई भी ऑफेंस किया जाता है इस एक्ट में, ठीक है, तो ईच ऑफ द पर्सन जो इस एक्ट में पार्टिसिपेट कर रहा है वो गिल्टी होगा, चार्ज किया जाएगा उसको। दैट इज टू से कि एवरी पर्सन हु एक्चुअली डज दैट, जो एक्चुअली एक्ट कर रहा है, या कोई पर्सन ओमिट टू डू या एड कर रहा है, एड और अबेट कर रहा है, या कन्विंस या काउंसिल कर रहा है, या प्रोक्योर कर रहा है, ये सारे ही पर्सन क्या होंगे, लायबल होंगे। अब बर्डन ऑफ प्रूफ कि मैंने कोई कन्वर्जन नहीं करवाया है, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड इन्फ्लुएंस से, तो उसके ऊपर लाई करेगा जो पर्सन ये कह रहा है कि उसने कन्वर्जन जो है इन मेथड से नहीं किया है। अब ये जो है सेक्शन रेड विद सेक्शन 3 होना चाहिए। अब आप देखो एक यहाँ पे भी एक आपको मिल गया है कि इसके साथ साथ आपको सेक्शन
12 भी करना है। ठीक है, तो ये था हमारा उत्तर प्रदेश अनलॉफुल कन्वर्जन एक्ट का। इसमें से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आपका सेक्शन 3 पे आता है तो 3, 5 और एक 12 लिखना है आपको। मैरिज वाला अगर इसी से ही आएगा तो मैरिज वाला लिख लेना 6, और 8, 9, 10 जो है आपका 8, 9 तो आपको करना ही करना है। ठीक है, और जो पनिशमेंट वाला सेक्शन है सेक्शन 5, ये आप किसी भी सेक्शन में ऐड ऑन कर सकते हो। वैसे तो प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 है, लेकिन इसमें भी ये आप ऐड कर सकते हो। इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली पूछे तो पार्टीज टू ऑफेंस लिख सकते हो, कौन पर्सन जो है कॉम्पिटेंट है FIR को लॉन्च करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट ये एक्ट था। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल।